देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 3 के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं? तो 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, तो चलिए सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 86 पर। ओके, क्वेश्चन आपको आपके टेक्स्ट बुक में देखना है, आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ वरुण। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो मैं इधर लिख देती हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ वरुण, फिर उसके जस्ट नीचे आप क्या लिखोगे, जर्नल एंट्रीज, और फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों, पहले तो हम लोग डेट और ये मंथ डाल लेते हैं। तो 2018 और अक्टूबर, चलो इधर मैं लिखती हूँ। ठीक, यस। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया है कि परचेज मशीनरी ऑफ ₹95,000 एंड पेड ₹5,000 फॉर फ्रेट। तो फ्रेट का मतलब क्या होता है, भाड़ा। जैसे कि अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी किसी ना किसी तरीके से हमें लाना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो आप ट्रक में लोड करके लाओगे, किसी ना किसी तरीके से तो लाओगे, बराबर। तो उसी का जो खर्चा आया ना, वो कितना है, 5,000। मतलब मशीनरी का अमाउंट है बच्चों 95,000 और फ्रेट चार्जेस कितना है, तो ये है 5,000। तो टोटल मशीनरी के ऊपर हमने कितना खर्चा किया, इन दोनों को जोड़ दो, 1,00,000 रुपए। यानी कि जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1,00,000 लिखेंगे। समझा क्यों 1,00,000 लिखेंगे, क्योंकि मशीनरी के ऊपर हमने टोटल कितना खर्चा किया, मतलब जहाँ से भी हमने खरीदा वहां से लेकर के हमारे बिजनेस में आने तक हमने मशीनरी के ऊपर कितना खर्चा किया, 1,00,000 रुपए। इसलिए हम लोग इधर 1,00,000 रुपए लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, पता है ना आप लोगों को, मशीनरी हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। और हमने कैश में ही खरीदा ना, जी हाँ, हमने कैश में ही खरीदा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलो लिख देते इधर 1 तारीख डाल करके, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझा ना, मशीनरी को डेबिट क्यों किया, क्योंकि जो हमारा असेट्स है बच्चों वो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए हम लोग कैश अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे 1,00,000 और इधर भी लिखेंगे 1,00,000। ठीक है, अब क्या करना है, नरेशन लिखना है। तो क्या लिखोगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, या फिर ऐसे लिखो, बीइंग परचेज्ड मशीनरी एंड पेड फ्रेट चार्जेस। हमने फ्रेट चार्जेस भी पे किया ना, तो बस ऐसे फ्रेट लिख दो। ठीक, समझ गए अच्छे से। चलो अभी आगे चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन देखो बच्चों, 3 तारीख का। इसमें क्या दिया है कि परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। यानी कि हमने क्या किया, सामान खरीदा और जो अमाउंट है ना वो हमने पे किया किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। परचेज हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, यानी कि परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और हम ये पेमेंट कर रहे हैं बैंक के द्वारा, मतलब बैंक से हमारे पैसा जाएगा, यानी कि जो हमारा बैंक नाम का असेट्स है वो तो कम हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 तारीख डालेंगे और इधर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, इसका नरेशन क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंग गुड्स परचेज्ड, बिंग, ओके, BE, हाँ ऐसे करके होगा, गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक। मतलब हमने अमाउंट जो है वो चेक के द्वारा पे किया। ठीक है, कितने का गुड्स हमने परचेज किया, तो देख लो जरा, 1,50,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 1,50,000, इधर भी और ये इधर भी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ना।
आगे देखिएगा बच्चों, अगला ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या दिया गया है, 6 तारीख वाला देखिएगा, परचेज लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ ₹1,80,000 एट द रेट ऑफ 18% GST, यानी कि हमने कंप्यूटर खरीदा, ओके, और GST भी हमने पे किया 18% का। ये तो सिंपल है, चलो आपको बताती हूँ। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में जो GST है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, CGST और GST SGST फाइंड करना पड़ेगा ना। तो देखो बताती हूँ आपको, वर्किंग नोट नंबर 1, जो आपका गुड्स है बच्चों, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो कितने का है, लैपटॉप कितने का है, 1,80,000 का। इसके ऊपर हमने GST कितना पे किया, GST का रेट यहाँ पर है 18%, ओके। तो देखो बच्चों, अगर GST है 18% तो CGST और SGST कितने हो जाएंगे, इसका आधा है ना, यानी कि रेट ऑफ CGST विच इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें CGST और SGST फाइंड करना है तो हम 9% 18,000 का निकाल लेंगे, इस प्रकार से, सही है ना। 00 से 00 कैंसिल, फिर मल्टीप्लाई करो तो 900, 9 8 क्या होता है बच्चों, 72 होता है ना, 9 8 से 72, इधर 7 आ गया, फिर 9 1 9 और ये 16, यानी कि 1,620 रुपये क्या आ गया बच्चों आपका CGST और SGST, है ना। CGST इतना और SGST भी इतना, ठीक है। तो अभी इसकी एंट्री क्या होगी, तो देखो बच्चों, अगर हम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो हमारे बिजनेस में ये जो कंप्यूटर नाम का असेट है वो बढ़ जाएगा, यानी हमें क्या करना होगा, कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करना होगा। इसके अलावा ये जो आप GST पे कर रहे हो ये आपके लिए एक्सपेंस है या फिर इनकम है, एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हमें डेबिट करना होता है, यानी कि इनपुट CGST और इनपुट SGST को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, तो ये हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं कि बैंक से। देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो बच्चों यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बैंक के द्वारा ही, बैंक के द्वारा नहीं, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट पे गुड्स को परचेस कर रहे हैं। मतलब ये जो लैपटॉप हमने खरीदा है ना वो क्रेडिट पे खरीदा है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, सुनो ध्यान से, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि हमने कैश में पेमेंट किया या फिर क्रेडिट पे किया, ठीक है। लेकिन एक बात से मुझे समझ में आया कि यहाँ पे क्रेडिट ही आएगा, क्योंकि सामने वाले पर्सन का नाम लिखा हुआ है, यानी जिसके पास से हम सामान खरीद रहे हैं ना उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमने ये गुड्स मतलब लैपटॉप परचेस तो किया, लेकिन कैसे खरीदा हमने, तो वो क्रेडिट पे खरीदा, ठीक है। तो जब क्रेडिट पे खरीदते हैं तो सामने वाले पर्सन का नाम आता है, राइट, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं 6 तारीख का एंट्री है ना, हाँ 6 तारीख का, देखो बताती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप की जगह कंप्यूटर भी लिख सकते हो स्लैश करके, है ना, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अकाउंट, रुको ऐसे लिखो, लैपटॉप अकाउंट या फिर कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे, सामने वाले पर्सन का नाम लिखेंगे, तो बताइए उसका नाम क्या है, नागेश, नागेश था ना, रुको 1 मिनट मुझे देखने दो, नागेश एंड कंपनी, ठीक है। टू नागेश, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे। तो देखिएगा जो आपका कंप्यूटर है उसका प्राइस कितना है, 1,80,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 1,80,000, ठीक है। इधर क्या आएगा CGST और इधर आएगा SGST। तो देखिएगा CGST और SGST का अमाउंट कितना है, 1,620, है ना। यहाँ पर देखो बच्चों एक और जीरो हमें बढ़ाना चाहिए था, इधर 4 था ना, एक जीरो मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक और जीरो आएगा, 16,200 आएगा, ठीक है। तो इधर मैं लिखती हूँ 16,200, समझ गए। और यहाँ पर क्या आएगा, तो इन सभी का टोटल हम लोग कर देंगे, तो 0 0, फिर 2 2 4, 6 6 12 का 2 1 आ गया, है ना, 6 6 12 का 2 1 आया, 8 1 9 1 10 1 11, फिर 1 आया, और ये एक मतलब 1 मिनट 2 हो जाएगा क्या, 2,12,400, ठीक है, 2,12,400। इधर से ये गया 4, 6 6 12 का 2 1, 8 9 10 11 1 2, ठीक है, बराबर है। चलो अब इसका ये लिख देते हैं हम लोग, नरेशन लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, बीइंग लैपटॉप परचेज
विथ जीएसटी ऑन क्रेडिट, है ना। हमने क्या किया, जीएसटी पर मतलब जीएसटी के साथ जो लैपटॉप था उसको परचेज किया और क्रेडिट पे खरीदा, उधारी पे खरीदा, तभी तो यहाँ पे नाम लिखा है ना नागेशन कंपनी लिमिटेड का, लिमिटेड नहीं है, नागेशन कंपनी बस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, ये वाला आपको समझा ना। चलो अब देखिएगा बच्चों 10 तारीख का, इसमें क्या दिया है कि पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा ₹70,000 यानी कि 70,000 रुपये हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या किया, तो पे किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एंट्री कैसे आएगी, अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं मतलब जो हमारा बैंक बैलेंस है वो तो बढ़ जाएगा, यानी बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना होगा, और इसके उल्टा हमारे बिजनेस से जो कैश है वो जाएगा, मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो चलिए ये 10 तारीख वाली एंट्री भी हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर देखते जाइएगा आप लोग। यहाँ पे डालेंगे नंबर नहीं, 10 तारीख क्या बताया था मैंने आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट, बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसका अमाउंट हम देख लेते हैं, तो अमाउंट दिया गया है 70,000, चलो लिख लेते हैं 70,000, और यहाँ पर भी 70,000, ठीक है। इसका नरेशन क्या आएगा बच्चों, तो नरेशन तो सिंपल है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग कैश पेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा, समझ गए, यस। तो 10 तारीख वाली एंट्री भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी हम चलते हैं आगे। देखो बच्चों 12 तारीख वाली एंट्री, इसमें क्या दिया है कि पेड फॉर रेंट ₹4,000 एंड कमीशन ₹3,000, यानी हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने दो चीजें पेमेंट करी। पहला तो हमने रेंट पे किया कितना, 4,000, और कमीशन भी हमने पे किया वो कितना, 3,000, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो कमीशन है ना वो आपको मिल नहीं रहा, आपने पे किया। मुझे कैसे समझा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्या लिखा है कि पेड, मतलब हमने पे किया, क्या क्या पे किया, तो रेंट हमने पे किया और कमीशन पे किया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप रेंट किसी को दे रहे हो मतलब आपका खर्चा हो रहा है, वैसे ही अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हो तो वो भी आपका खर्चा है। मतलब ये दोनों अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। और किसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये कितने तारीख वाला एंट्री है, 12 तारीख वाला। देखो यहाँ पे डालिएगा 12 तारीख, और हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, फिर कमीशन अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। अभी अमाउंट इसका कैसे लिखोगे, तो रेंट कितना दे रहे, 4,000, कमीशन कितना दे रहे, 3,000, तो इसके सामने हम लिखेंगे 4,000 और इसके सामने क्या लिखेंगे बच्चों, 3,000 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैश टोटल हमारे बिजनेस में से कितना जाएगा, तो 7,000 जाएगा, है ना, क्योंकि 4,000 रेंट है और कमीशन कितना है, 3,000। इसका नरेशन क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग कमीशन एंड रेंट, बीइंग रेंट एंड कमीशन पेड इन कैश, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला देख लीजिएगा यहाँ पर 15 तारीख वाला। इसमें क्या दिया है कि बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार कंपनी लिमिटेड ऑफ ₹1,20,000 एट 12% GST एंड पेड हाफ अमाउंट 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, आधा, ठीक है, बाई RTGS। तो सुनिए बच्चों, इसका वर्किंग नोट मैं आपको करके बताती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, रुकिए। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमने क्या किया, गुड्स को बॉट, मतलब बॉट का मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक है। गुड्स हमने खरीदा, तो उसका अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स, 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 वो गुड्स का अमाउंट था, है ना। और आगे क्या दिया है, एट 12% GST, यानी कि GST का रेट यहाँ पर दिया गया है बच्चों 12%, बराबर।
तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि टोटल हमें अमाउंट कितना देना पड़ेगा, है ना, सामने वाले पर्सन को हमें टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो देखो 1,20,000 तो वो आपका गुड्स का है और प्लस 12% जीएसटी। तो चलो यहाँ पे जीएसटी फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे जीएसटी फाइंड, बताती हूँ। देखो अगर जीएसटी का रेट इतना है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा, इसका आधा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी, दोनों इक्वली होंगे, इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6%। अभी यहाँ पर सीजीएसटी और जो एसजीएसटी है ना, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो 1,20,000 का 6% निकालेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, फिर 12 6 क्या होता है स्टूडेंट, 72 होता है ना, और ये 2 0 यहाँ पर, सही है ना। यानी कि 7,200 आपका क्या हो जाएगा सीजीएसटी और 7,200 क्या हो जाएगा एसजीएसटी, बराबर। मतलब टोटल कितना अमाउंट हमें देना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को, तो ये और जीएसटी भी इसमें प्लस कर देंगे। यानी कि देखो ऐसे टोटल हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, बताती हूँ आपको। 1,20,000 तो वो गुड्स का अमाउंट है, इसके अलावा सीजीएसटी कितना है 7,200 और एसजीएसटी कितना है बच्चों 7,200, ठीक है। अब इन सभी का टोटल कर देते हैं, तो 0 0 फिर 2 2 4 और 7 7 14 का 4 1 आ गया, है ना, ये चौथे प्लेस पे था, जी हाँ। फिर ये पाँचवें 2 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 1,34,400 रुपीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई ना, ये टोटल अमाउंट हमने निकाल लिया, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, ओके। अभी आगे समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि पेड हाफ अमाउंट, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, ठीक है। तो आधा अमाउंट हमने कैसे पे किया, बाई आरटीजीएस। आरटीजीएस ये क्या होती है, तो ये बैंक के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मतलब जब भी आरटीजीएस आए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे बैंक की ही बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो हमने बैंक के द्वारा कितना पेमेंट किया बच्चों, आधा, हाफ, ठीक है। तो देखो अगर हमने बैंक के द्वारा इतना पेमेंट कर दिया तो बाकी का जो आधा वाला हिस्सा है, बाकी का जो आधा है वो हम कैसे पेमेंट करेंगे, तो वो हो जाएगा क्रेडिट पे, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पर क्रेडिट के बारे में कुछ बताया नहीं, बस इन्होंने ये बोला कि बैंक के द्वारा हमने इतना पेमेंट किया। तो हमें खुद से समझना है कि जो बाकी का आधा वाला अमाउंट है ना, उसे मतलब उसे हमें किस पे रखना है, क्रेडिट पे रखना है, उधारी पे रखना है, ठीक है। ये बात समझे। तो देखो बैंक के द्वारा कितना पेमेंट किया जाएगा, तो इसका आधा कर दो। आधा करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। चलो जी कर देते हैं फटाक से। देखो 2 6 12, इसमें 7 बचेगा, 2 7 14, 2 2 4 और ये 2 0 यहाँ पर, यानी कि 67,200 यहाँ पर आ गया इसका आधा, ठीक है। ये हमने मतलब बैंक के द्वारा पेमेंट किया और जो बाकी का आधा रहेगा 67,200 ये हम लोग उधारी पे रखेंगे, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट आपको समझ में आया ना। अभी हमें एंट्री करना है, तो सोचिए कैसे होगा एंट्री। तो जब हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, यानी कि परचेस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे। इसके अलावा ये जो एसजीएसटी और सीजीएसटी हम पे कर रहे हैं वो भी हमारे लिए क्या होगा बच्चों, एक्सपेंस ही होगा। यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी को भी हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, ठीक है। यानी परचेस अकाउंट को डेबिट करो, एसजीएसटी और सीजीएसटी को डेबिट करो, फिर हम क्रेडिट किसको करेंगे, तो देखो ये वाला जो पैसा है मतलब इतना अमाउंट वो हम बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक से हमारे पैसा जाएगा, कितना जाएगा, इतना, ठीक है। यानी जो हमारा असेट्स है वो तो कम हो रहा है, असेट्स कम हुआ यानी क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा ये जो क्रेडिट वाला है यानी उधारी वाला, ठीक है, तो जिससे भी हम लोग सामान खरीद रहे हैं वो सामने वाला पर्सन हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर यानी क्या होता है, लाइबिलिटी। हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, कितने से बढ़ेगी, इतने से, 67,200 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब भी लाइबिलिटी बढ़ता है तो उसे करना होता है क्रेडिट, यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर यहाँ पे कौन है, हम लोग किससे सामान खरीद रहे हैं, तो ये हम खरीद रहे हैं तुषार एंड कंपनी लिमिटेड से, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, समझे ना। चलो अब इसकी एंट्री करते हैं। सब कुछ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस अब यहाँ पे लिखना बाकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट सीजीएसटी डेबिट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये तीनों को हमने डेबिट कर दिया। अभी हम क्रेडिट किसको करेंगे, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट,
ठीक है। और हम किसको क्रेडिट करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, किसके पास से हमने ये सामान खरीदा है, तो तुषार के पास से ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू तुषार कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तुषार का जो कंपनी लिमिटेड है, एक मिनट, इतने में नहीं हट पाएगा, मैं थोड़ा इधर से लिखना चालू करती हूँ। तुषार कंपनी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। अभी देखो बच्चों, अमाउंट हम कैसे लिखेंगे, तो आपको बताती हूँ। जो आपका वो गुड्स है वो कितने का है, 1,20,000 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,20,000, ठीक है। फिर उसके बाद SGST और CGST का अमाउंट कितना आया था, 7,200, तो यहाँ पर आपको लिखना है 7,200 और यहाँ पर भी आपको लिखना है 7,200, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। तो देखो बच्चों, बैंक से हमारे कितना पैसा जा रहा है, 67,200 बताया था ना आपको। तो अब बैंक के सामने हम क्या लिखेंगे, 67,200 और उधारी पे कितना है, तो 67,200, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे बच्चों 67,200, ओके। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसका टोटल करोगे ना तो इसके टोटल से ये मैच होगा। मतलब जब हमने इसका टोटल किया था तो कितना आया था, 1,34,400 आया था ना। वैसे ही अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे, बता ही देती हूँ, देखो 67,200 प्लस 67,200 जब आप करेंगे ना तो आपको ये अमाउंट मिलेगा, इतना ही मिलेगा। चलो एक बार करके देख लेते हैं। देखो 0 0 2 2 4 7 7 1, मतलब इधर एक आ जाएगा, 6 6 12 1 13, आया कि नहीं, देखो मैच हो रहा है ना। तो बस ऐसे ही करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका नरेशन लिख देना है। चलो जी फटाक से लिख लेते हैं इसका नरेशन भी। क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स परचेज विथ GST and half amount paid by RTGS, यानी कि आधा अमाउंट हमने RTGS के थ्रू पेमेंट किया, ठीक है। क्लियर है आपको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 16 तारीख वाला ट्रांजेक्शन, इसमें क्या दिया है कि कैश परचेज ₹50,000 अमाउंट पेड बाय चेक, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे गुड्स को परचेज किया, ओके, और जो अमाउंट है ना वो हमने चेक के द्वारा पेमेंट किया। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैश परचेज, तो ये कैश परचेज नाम सुनकर के आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। आप आगे देखो क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि अमाउंट हमने चेक के द्वारा पेमेंट किया, यानी कि हमने गुड्स तो खरीदा और अमाउंट पे किया चेक के द्वारा, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, ये तो सिंपल है ना। चलो बताती हूँ, कितने तारीख का, 16 तारीख का। ये तो एकदम इजी है। क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होता है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है यहाँ पे 50,000 रुपये, तो हम इधर लिख देंगे 50,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 50,000। इसका नरेशन क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक, ठीक है। चेक के द्वारा हमने ये पेमेंट किया। चलो जी अभी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है 20 तारीख का 20 तारीख का ट्रांजेक्शन देखिएगा। हाँ इसको आप लोग समझिएगा। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि इनवॉइस गुड्स टू सतीश ₹80,000 एट 12% GST एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने यहाँ पे सामान खरीदा या फिर बेचा, ठीक है। तो कैसे आप समझ पाओगे, इनवॉइस का मतलब तो आप जानते ही हो, वो जो इनवॉइस मिलता है उसका मतलब उसी का मतलब क्या होता है, इनवॉइस होता है, ठीक है। तो आगे जो लिखा हुआ है ना, आगे देखो एकदम आगे क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं पढ़ रही हूँ, सुनो ध्यान से। देखो इन्होंने लिखा है कि इनवॉइस गुड्स टू सतीश ₹80,000 एंड 12% GST, मतलब GST का रेट है कितना, 12%, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। तो देखो बच्चों हम लोग को यहाँ पे अमाउंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो अमाउंट कब रिसीव होता है, जब हम लोग गुड्स को सोल्ड करते हैं, जब उसको बेचते हैं, तभी तो हमें अमाउंट रिसीव होता है ना, ठीक है। तो ये रिसीव वाले वर्ड से आपको समझ जाना चाहिए कि हमने यहाँ पर क्या किया है, गुड्स को बेचा है, ठीक है, समझे कि नहीं। तो हमने गुड्स बेचा कितने का, 80,000 का, जिसपे GST का रेट कितना है, 12%। तो पहले हम लोग GST का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी एंट्री भी कर लेंगे। तो देखो
जीएसटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको बता देती हूँ। तो ये आपका वर्किंग नोट है, अमाउंट कितना है देखो डायरेक्टली कर देते हैं। अमाउंट है हमारा 80,000 बराबर, इसका जीएसटी का रेट कितना है 12% है ना। तो अगर जीएसटी का रेट इतना है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 6%। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखती हूँ मैं, रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना हो जाएगा 6% है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। 80,000 का 6% हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 00 से 00 गया, मल्टीप्लाई करो, 6 8 सा क्या होता है 48 होता है, ये 00 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 4,800 क्या आ गया बच्चों सीजीएसटी, और 4,800 कितना आ गया, मतलब हाँ 4,800 क्या आ गया एसजीएसटी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, तो देखो जब भी हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं और जीएसटी पे करते हैं तो क्या लिखते हैं, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी हम गुड्स को बेचते हैं और हमको जीएसटी रिसीव होता है तो उसे हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। देखो जब हम परचेज करते हैं तो जीएसटी को डेबिट करने का, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है ना। लेकिन सेलिंग के केस में क्या हो रहा है, जीएसटी आपके पास आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट करना पड़ेगा। और जब हम क्रेडिट करते हैं ना तो इनपुट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, आउटपुट, समझे, बाहर वाले से हमको मिला ना तो आउटपुट लिखने का, ओके समझ गए। चलो अब यहाँ पे इसकी एंट्री कर देते हैं, कितना आया है 4,800, कहीं पे मैं लिख करके रख लेती हूँ, ये आया है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और मैं अभी इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। डेट देख लेते हैं, तो 20 तारीख क्या आएगा इसका एंट्री, हमने गुड्स को बेचा है ना, और हमें पैसा कैसे मिल रहा है एक बार देखो तो ज़रा, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, और अमाउंट कैसे मिल रहा है, हाँ चेक के द्वारा हमें पेमेंट मिल रहा है, राइट। तो अगर चेक के द्वारा आपको पेमेंट मिलेगा तो आपके बैंक, मतलब बैंक में आएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यानी बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल्स क्या होता है, हमारे लिए इनकम होता है। इसके अलावा हमें जीएसटी को भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। अमाउंट कैसे लिखोगे, तो बैंक अकाउंट में आप क्या लिखोगे, आपके बैंक में कितना पैसा टोटल आएगा, रुकिए बताती हूँ। पहले आप ये समझिए कि जो हमने गुड्स बेचा उसका प्राइस कितना था। तो देखो प्राइस कितना दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, 80,000 है ना। क्वेश्चन आप लोग प्लीज देखते जाइएगा तभी आपको समझेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये सेल्स के सामने कितना लिखेंगे, 80,000, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 80,000, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं। सीजीएसटी कितना है 4,800, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4,800, और जो एसजीएसटी है ना बच्चों, ये भी कितना है 4,800, ठीक है। और तो टोटल बैंक अकाउंट में हमारे कितना पैसा आएगा, तो ये पूरा आएगा ना 80,000 आएगा, प्लस ये जीएसटी भी आएगा। तो इन सभी को जोड़ करके बताइए कितना आता है। तो देखो बताती हूँ आपको, 80,000, देखो 80,000 और फिर 4,800 और 4,800, 0 0 8 8 16, एक आ गया, 4 4 8 1 9, मतलब 89,600 है ना। तो यहाँ पर अभी इसके सामने हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 89,600 बराबर। अब इसका नरेशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या मैं इसको मिटा दूँ, मिटा देती हूँ, नहीं तो पता चलेगा ये भी हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। चलो इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन, सोल्ड गुड्स with GST and amount received in बैंक, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख दो रिसीव्ड बाय चेक, ठीक है। यस, तो हमने इसका नरेशन भी लिख दिया है ना। तो 20 तारीख तक का एंट्री तो हमने कर लिया है बच्चों। अब इसके आगे और भी है, तो पहले आप एक काम करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की एंट्रीज बताती हूँ।
चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो देखिएगा 25 तारीख वाला ट्रांजेक्शन, उसमें क्या दिया है कि पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस ₹90,000, यानी कि हमने टेलीफोन चार्जेस कितना पे किया, तो 90,000 है ना। अभी इसके लिए एंट्री क्या होगी, तो टेलीफोन चार्जेस हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या करने का, डेबिट करने का, ठीक है। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारे बिजनेस में से पैसा जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। रूल आपको याद है ना। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको अगली एंट्री करके बताती हूँ, देखते जाइएगा। पच्चीस तारीख इधर डालते हैं, क्या करेंगे, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंग टेलीफोन चार्जेस पेड। ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं कितना दिया है, 90,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90,000। ठीक, आगे देखो बच्चों अगला ट्रांजेक्शन, इसमें क्या दिया है कि मिसेस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस ₹90,000 एट 12% रेट डिस्काउंट, यानी कि मिसेस वर्षा ने क्या किया, हमारे पास से सामान खरीदा। ओके, सामान का प्राइस कितना था, 90,000, और हमने उसके ऊपर 12% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो फिर इसकी एंट्री करनी है। तो देखो बच्चों इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे बताती हूँ। पहले तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो चलो करते हैं। जो आपका गुड्स है ना, उसका प्राइस कितना दिया है, 90,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 90,000 लिखेंगे। ये वर्किंग नोट में आप ज़रूर दिखाइएगा। 90,000 के ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 12% का, है ना। तो 12% का ट्रेड डिस्काउंट फाइंड कर लेते पहले। तो 00 से 00 गया, मल्टीप्लाई 9 2 सा क्या होता है 18, फिर 9 1 सा 9 1 10, और ये 2 0 यहाँ पर, यानी कि 10,800 आ गया, है ना। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 90,000 है इसमें से हम लोग 10,800 को माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0, 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इधर बचेगा 9, और इधर आएगा 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि 79,200 पैसा जो है वो हमें मिलेगा वर्षा के पास से, ठीक है। अभी ये तो आप समझ गए। अभी आप यहाँ पे ये समझिए कि आपको पैसा मिल कैसे रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट या फिर कैश की कुछ बात की है क्या, नहीं बात की है ना। लेकिन एक बात तो है, यहाँ पे सामने वाले पर्सन का नाम लिखा हुआ है, यानी आप समझ जाइए कि हमने ये जो गुड्स बेचा है ना, वो कैसे बेचा है, हमने खरीदा है कि बेचा है, हमने बेचा है, ठीक है, वर्षा को हमने बेचा है, बराबर। तो ये कैसे हमने बेचा है, तो क्रेडिट पे, ठीक है। तो जब क्रेडिट पे हम लोग ये सेलिंग करते हैं तो सामने वाले पर्सन का नाम आता है, मतलब वर्षा के अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट। तो वर्षा हमारे लिए क्या बनेंगी बच्चों, डेटर बनेंगी, क्योंकि उनके पास से हमें पैसा इन फ्यूचर मिलने वाला है, ठीक है। तो डेटर मतलब क्या होता है, असेट्स, और जब भी असेट्स बढ़ता है तो उसको डेबिट करने का, यानी वर्षा के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और हम क्रेडिट किसको करेंगे, तो सेल्स हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है, इसके लिए सेल्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। समझ गए ना। अब एंट्री की जाए, चलिए देखते हैं। अब मैं इसको मिटाऊंगी और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। कितने तारीख का है, तो ये है आपका 27 तारीख का। क्या बोला मैंने आपको, मिसेस वर्षा अकाउंट डेबिट, डेबिट टू किसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को। और कौन सा अमाउंट लिखेंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया है ना, उसे हमें लिखना है, ओके, 79,200। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग सोल्ड गुड्स टू वर्षा, मिसेस वर्षा,
वर्षा ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पे हमने गुड्स सोल्ड किया, है ना, समझे कि नहीं। ये वाली एंट्री आपको समझ में आई कि नहीं बच्चों, समझे ना। जैसे यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ था, बॉट लिखा हुआ था ना कि मिसेस वर्षा बॉट, तो बॉट का मतलब आप ये मत समझना कि हमने परचेज किया, वहां पे नाम देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वर्षा का नाम लिखा हुआ है, यानी वर्षा ने गुड्स खरीदा, तो वर्षा कहाँ से गुड्स खरीदेगी, हमसे ही खरीदेगी, इसके लिए हमने इस प्रकार से एंट्री यहाँ पर की है, ठीक है। चलो बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और जो हमारा अगला ट्रांजेक्शन है उसकी बात हम लोग करते हैं। 28 तारीख वाला ट्रांजैक्शन देख लीजिए बच्चों, वहाँ पे क्या दिया है कि हमने ना गुड्स परचेज किया, कहाँ से, अभिजीत एंड सन्स के यहाँ से, कितने का, 1,50,000 का, और हमने जीएसटी भी पे किया, कितना, 18%। तो चलिए पहले तो हम लोग CGST और जो SGST है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जो हमने सामान खरीदा है उसका प्राइस कितना है, तो वो है 1,50,000, ये लीजिए 1,50,000 मैंने लिख दिया, और जीएसटी का रेट कितना है, तो जीएसटी का रेट है 18%। तो देखो बच्चों, ये तो पूरा आपका जीएसटी का रेट है ना। अगर जीएसटी का रेट इतना है तो CGST और SGST का रेट कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, बताया था ना आपको आधा करना होता है, तो कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा, बराबर। अब CGST और SGST हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका 9% निकालेंगे, देखो ऐसे 9%, है ना। तो 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 900 900 9 5 से क्या होता है 45, 4 आ गया, 9 1 से 9, 9 4 कितना होता है 13, मतलब 13,500 रुपये क्या हो गया, CGST और SGST, बराबर। अब इसके लिए एंट्री क्या होगी, तो देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि हमने कैश में पेमेंट किया या फिर क्रेडिट में हमें पेमेंट करना है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसका नाम लिखा हुआ है, मतलब आपको समझ जाना है कि हमने ये जो गुड्स परचेस किया है वो हमने क्रेडिट पे ही परचेस किया है, ठीक है। तो अभी इसकी एंट्री क्या होगी, परचेस क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे, और CGST और SGST को भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग CGST और SGST पे कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंस हमारा बढ़ेगा, बराबर। और क्रेडिट किसको करेंगे, तो जो अभिजीत एंड सन्स हैं इनको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे की एंट्री यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ। डेट यहाँ पर दिया गया है कितना, 28, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, किसको हम क्रेडिट करेंगे, तो तुषार, क्या नाम था, अभिजीत एंड सन्स, यस, अभिजीत एंड सन्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसे लिखोगे बताती हूँ, रुकिए। देखो, जो आपका सामान है वो कितने का है, तो यहाँ पे देखा था ना 1,50,000 का। अब इसके ऊपर हम लोग GST भी पे कर रहे हैं, तो कितना GST पे कर रहे हैं, CGST कितना 13,500, और CGST और SGST पे कितना है 13,500, यानी टोटल आपका उधारी पे, मतलब पैसा आपको कितना देना पड़ेगा बाद में इनको, ये कितने से आपके क्रेडिटर हो जाएंगे, तो इन सभी का टोटल कर देते हैं, तो क्या आएगा 0 0, 5 5 10 का 0 1 आया, है ना, 5 5 10 का 0 1 आ गया, फिर 3 3 6 1 7, और यहाँ पर 5 1 6 7 7 ही आएगा ना, 7 और फिर ये 1, यानी कि 1,77,000, हाँ बस इतना ही आएगा, ओके। 13 13 कितना होता है 26, हाँ ठीक है, 1,77,000। इसका हम नरेशन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड विथ GST ऑन क्रेडिट, ठीक है, समझ गए। तो ये वाली एंट्री भी यहाँ पर कंप्लीट हुई बच्चों। अभी हम आगे चलेंगे और अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो अगला ट्रांजेक्शन देखो 28 तारीख का तो हो गया ना, हाँ। अब यहाँ पे 30 तारीख में देखो क्या दिया है कि पेड टू अभिजीत एंड सन्स
एंड रिसीव 10% कैश डिस्काउंट बाय चेक। यानी कि हमने क्या किया, देखो अभी अभी हमने इधर देखा कि हमने अभिजीत एंड सन्स के पास से गुड्स जो है वो परचेज किया था, ठीक है। और फिर इन्होंने अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है कि हमने क्या किया, जो अभिजीत एंड सन्स है ना उनका पेमेंट कर दिया, मतलब जो भी अमाउंट हमें पे करना था, कितना अमाउंट पे करना था, इतना 1,77,000 रुपीज़, ठीक है, इतना अमाउंट हमने पे कर दिया, ओके। और ये जो अभिजीत एंड सन्स है ना इन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, तो हमें इन्होंने कैश डिस्काउंट दिया है 10% का, बराबर। तो अभी इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे बताती हूँ, रुकिए। पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो हमें डिस्काउंट मिला है वो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है बताती हूँ। देखो टोटल हमें कितना अमाउंट पे करना है, तो 1,77,000 पे करना है ना, इतना देना है, मतलब इतना देना था, ठीक है। किसको देना था, अभिजीत एंड सन्स को। तो जब भी हम पेमेंट करने के लिए गए ना तो इन्होंने बोला कि आप क्या कर दो, मतलब हम आपको कितने का 10% का क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो 10% का कैश डिस्काउंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखो 0 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, मतलब 17,700 का हमें क्या मिला बच्चों, कैश डिस्काउंट मिला। यानी टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना पड़ेगा, तो इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि 17,000 में से 17,700 को माइनस कर देते हैं, ऐसे ही करेंगे ना, जी हाँ। चलो माइनस करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना अमाउंट एक्चुअल में देना पड़ेगा। तो 0 यहाँ पे आगे 0, 10 में 7 गया तो 3, और इधर कितना बचेगा 6, तो 16 में 7 गया तो 9, फिर 6 में से 1 गया तो 5, और इधर 1, यानी कि 1,59,300 रुपीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, राइट, है ना। तो अभी इसकी एंट्री कैसे होगी, तो देखो बच्चों मैंने आपको क्या बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करके दिखाना होता है, बाकी जो कैश डिस्काउंट है ना ये हमारा कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट का हमें एंट्री मतलब उधर दिखाना पड़ता है कि इतने का हमें डिस्काउंट मिला, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे बताती हूँ आपको, रुको। अगली एंट्री इधर करते हैं, बिल्कुल भी चिंता ना करो, एकदम आराम से करेंगे, धीरे धीरे। कितने तारीख का था, डेट लिख लेते हैं, 30 तारीख। हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बताया गया है क्या, हाँ, हम यहाँ पे चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप लोग पेमेंट करेंगे तो हमारे बैंक में से पैसा जाएगा, यानी जब भी हमारा बैंक बैलेंस कम होता है तो उसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, मतलब बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, बराबर। और फिर यहाँ पे डेबिट हम लोग किसको करेंगे, तो देखो बच्चों ये जो अभिजीत एंड सन्स है ना ये हमारे लिए पहले क्या थे, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी, बराबर। तो देखो बच्चों अगर हम इनका पैसा जो है वो पे कर देंगे तो जो हमारी लाइबिलिटी है वो तो खत्म हो जाएगी ना, तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो उसको क्या करने का, डेबिट करने का, यानी कि अभिजीत एंड सन्स अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। और ये डिस्काउंट का क्या करना है, तो डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है, सोचिए जल्दी से। डिस्काउंट जो है, अगर ये वाला डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आप दे नहीं रहे हो, क्या हो रहा है, आपको ये डिस्काउंट बच्चों मिल रहा है, राइट। तो जब भी डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट किस में आता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों एक साथ आते हैं। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करने का, क्रेडिट करने का, यानी कि ये वाला जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है ना इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट, अभिजीत एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, बैंक से हमारे पैसा जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और हमें ये डिस्काउंट भी मिल रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखना है बताती हूँ, सुनो। बैंक से हमारे कितना पैसा जाएगा एक्चुअल में, तो 1,59,300 का, तो बैंक के सामने आपको लिखना है 1,59,300, बराबर। और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 17,700 का, तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे 17,700, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो बच्चों अभिजीत एंड सन्स का कितना लाइबिलिटी बाकी था, मतलब उन्हें हमें कितने पैसे देने थे, इतने देने थे ना, तो हमने ये पेमेंट तो कर दिया, यानी जो हमारी लाइबिलिटी है पहले जो थी वो अब खत्म, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट यहाँ पर आएगा, कितना आएगा, 1,77,000, बस इतना ही है, 1,77,000, ठीक है। एक बार आप चेक कर लो, इसका टोटल इतना आता है ना, क्योंकि दोनों का जोड़ करके इतना आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, फिर 7 3 10 का 0, 1 आ गया, 9 7 16 1 17, ठीक है, 5 1 6 1 7 बराबर है। अब इसका हम नरेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे नरेशन में कि बीइंग
पेमेंट being amount paid by check and discount received. ठीक, समझ गए ना अच्छे से? चलो अच्छी बात है, ये भी हमने कर लिया। अब उसके बाद हाँ लास्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹8,000 एंड ब्रोकरेज ₹12,000, यानी कि हमने यहाँ पे पेमेंट किया है। क्या क्या पेमेंट किया है? तो एक तो हमने ब्रोकरेज दिया है। ब्रोकरेज का मतलब आप जानते हैं ना, जैसे हम लोग दूसरी चीज़ें पेमेंट करते हैं ना बच्चों, उसी प्रकार से ब्रोकरेज भी दिया जाता है। किसको दिया जाता है ब्रोकरेज? तो जो ब्रोकर्स होते हैं ना उनको ब्रोकरेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। दोनों ही एक्सपेंस है। अगर एडवर्टाइजमेंट आप करवा रहे हो तो वो भी आपका एक्सपेंस है, ब्रोकरेज दे रहे हो तो वो भी आपका एक्सपेंस है। यानी ये दोनों अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? तो जो कैश अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे इसकी एंट्री कर देते हैं। लास्ट है ये, बस खत्म हो जाएगा फिर। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, फिर ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि बैंक एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज पेड इन कैश। अमाउंट कैसे लिखोगे? तो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना दिया है? 8,000, ब्रोकरेज है 12। दोनों का टोटल कर दो तो 20,000, यानी टोटल हमारे बिजनेस से कितना पैसा जाएगा? तो 20,000 चला जाएगा। ठीक है ना? यस, तो यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज कर दी हैं। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? इसका टोटल करना होगा। ठीक है, चलो मैं आपको टोटल करके बताती हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, जब भी हमने इसका टोटल किया तो कितना आया? 13,56,600। ओके, तो आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये होता है कंप्लीट। अब इसके आगे कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर 9 है और ये 10 है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे अपने आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में, है ना? तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, और ये वाला जो रूल है इसे आप ज़रूर याद कर लो, असेट्स और एक्सपेंसेस। एक बार फिर से आपको याद करवाती हूँ, है ना? सुन लीजिए और फिर जाइए। देखिए अच्छे से लिख करके बताती हूँ। एक तो होता है आपका असेट्स, दूसरा होता है बच्चों एक्सपेंसेस, और इसी के अंदर क्या आता है? लॉस भी आता है, समझे? फिर एक क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू के अंदर ही क्या आता है? प्रॉफिट भी आता है, बराबर। फिर क्या होता है? लाइबिलिटीज। मतलब कोई भी अकाउंट हो उसे हम क्लासिफाई करते हैं इन्हीं पांचों में से किसी एक में। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर असेट्स या फिर एक्सपेंसेस जब होते हैं इंक्रीज तो क्या करना? डेबिट करना। ठीक है, और जब ये होते हैं डिक्रीज तो आपको करना है क्रेडिट, बराबर। और ये तीनों में से कुछ भी अगर इंक्रीज होता है तो आपको करना है क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज होते हैं तो आपको करना है डेबिट। ठीक है, तो बस ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखो, बाकी एंट्रीज अपने आप होती चली जाएंगी। ओके, देखो मैं यहाँ पे सारी एंट्रीज कैसे सही सही कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जो पांचों चीज़ें हैं ना वो एकदम अच्छे से याद है। अगर आपने भी याद कर लिया ना तो सच्ची बोल रही हूँ आप भी एकदम अच्छे से एंट्री करोगे, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ओके, तो इसीलिए इसको याद कर लो, और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलो चलते हैं। गुड बाय एवरीवन।